18 सितंबर 2016 की उस सर्द रात में कश्मीर की वादियों में खामोशी छाई हुई थी। ठंडी हवाएं बारामूला के उरी सेक्टर में भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर के पास से गुजर रही थीं, जहां सब कुछ सामान्य लग रहा था। ड्यूटी के बाद अधिकतर जवान गहरी नींद में थे, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि आने वाला पल देश को दहला देने वाला है। उसी समय जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी अपने घातक इरादों के साथ सीमा पार से अंधेरे का फायदा उठाते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने एलओसी पर लगी बाड़ को काटा और भारतीय क्षेत्र में दाखिल हो गए। वहां से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सेना के कैंप तक वे इतनी चालाकी से पहुंचे कि किसी को भनक तक नहीं लगी। AK-47 राइफल्स और ग्रेनेड से लैस इन आतंकियों का लक्ष्य सैनिकों के साथ साथ वहां रखे फ्यूल डंप के सैकड़ों तेल बैरलों को तबाह कर एक भीषण तबाही मचाना था। हमले के लिए आतंकियों ने इस दिन का चयन एक सोची समझी रणनीति के तहत किया था, क्योंकि उस समय वहां बिहार रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट दोनों की टुकड़ियां मौजूद थीं। आमतौर पर इस ब्रिगेड की रेजिमेंट पीर पंजाल की दुर्गम चोटियों की रक्षा करती है, जिन्हें हर 2 साल में बदला जाता है। उस वक्त डोगरा रेजिमेंट की 10वीं बटालियन का कार्यकाल समाप्त हो रहा था और बिहार रेजिमेंट की 6ठी बटालियन उनकी जगह कार्यभार संभालने पहुंची थी। नए सैनिकों को इलाके की बारीकियों और ट्रेनिंग से अवगत कराने के लिए डोगरा रेजिमेंट के जवान भी कुछ अतिरिक्त दिनों के लिए वहां रुके हुए थे। सैनिकों की इसी असामान्य भीड़ के कारण आतंकियों ने तबाही मचाने के लिए यही समय चुना। जवानों की संख्या अधिक होने की वजह से बिहार रेजिमेंट के कुछ सैनिक अस्थायी टेंटों में विश्राम कर रहे थे। सुबह करीब 5:30 बजे आतंकियों ने उन पर ग्रेनेड और गोलियों की भीषण बौछार कर दी। महज 3 मिनट के भीतर टेंटों पर 17 ग्रेनेड फेंके गए, जिससे वहां भयानक आग लग गई और उस आग की चपेट में आकर 13 जवान शहीद हो गए। इसके बाद आतंकियों ने पास ही स्थित फ्यूल स्टोरेज एरिया को निशाना बनाया, जहां 200 से 200 लीटर के सैकड़ों तेल के ड्रम रखे थे। वहां ग्रेनेड फेंकते ही एक जोरदार धमाका हुआ और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। तभी डोगरा रेजिमेंट के एक जांबाज 19 वर्षीय सैनिक की दृष्टि उन चारों हमलावरों पर पड़ी। देखते ही वह अकेला ही उन आतंकियों से मुकाबला करने निकल पड़ा और तुरंत ही एक आतंकी को ढेर कर दिया। इस हिंसक हलचल और भड़की आग को देख अन्य भारतीय जवान भी वहां पहुंच गए और उन्होंने आतंकवादियों पर धावा बोल दिया। खुद को बचाने के लिए बाकी आतंकी चारों ओर फैले धुएं की आड़ लेकर दूसरी मंजिल पर स्थित बैरक में जा छिपे। वहां भारतीय जांबाजों और घुसपैठियों के बीच करीब 6 घंटे तक भीषण मुठभेड़ चली, जिसमें सेना ने शेष तीनों आतंकियों को भी मार गिराया। हालांकि इस पूरे हमले में 18 सैनिकों ने वीरगति प्राप्त की और लगभग 30 जवान गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उरी में हुआ यह हमला भारतीय सेना के इतिहास के सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक था। अपने 18 वीर सपूतों को खोने के बाद पूरा भारत शोक और आक्रोश में डूबा था। आतंकियों के पास से बरामद हथियार और जीपीएस सेट इस बात के पुख्ता प्रमाण थे कि वे पाकिस्तान से आए थे। इसके बाद पूरे देश में आतंकवाद और पाकिस्तान के विरुद्ध पूर्ण युद्ध, ऑल आउट वॉर की मांग तीव्र होने लगी। इससे करीब 8 महीने पहले 1 जनवरी 2016 को भी पठानकोट एयरबेस पर 6 आतंकियों ने इसी तरह का आत्मघाती हमला किया था, जिसमें हमारे 6 वीर जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। एक ही साल के भीतर इन 2 बड़े आतंकी हमलों ने भारत सरकार को यह स्पष्ट कर दिया था कि अब आतंकियों को उनकी ही भाषा में करारा जवाब देना अनिवार्य है। उरी हमले के प्रतिशोध में भारतीय सेना अब एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बना रही थी, जिसकी गूंज से पाकिस्तान और वहां के आतंकी खेमों में खलबली मचने वाली थी। भारतीय सेना इस बार वह साहसिक कदम उठाने जा रही थी जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। इस बार रणनीति एलओसी को पार कर दुश्मन के इलाके में घुसकर उन्हें ढेर करने की थी। सेना पर हुए अब तक के इस सबसे बड़े हमले के जवाब में इंडियन आर्मी ने वह सर्जिकल स्ट्राइक अंजाम दी, जिसने युद्ध के नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया। जो लोग आतंकवाद को उद्योग बनाकर बैठे हैं और मेरे देश के निर्दोष नागरिकों की हत्या कर रहे हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि यह मोदी है और वह उसी भाषा में जवाब देना जानता है। उरी में हुए इस आतंकी हमले और 18 सैनिकों की शहादत की खबर ने भारत सरकार और सेना में हलचल पैदा कर दी थी। घटना के तुरंत बाद
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और थल सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग ने श्रीनगर पहुंचकर स्थिति का बारीकी से निरीक्षण किया। उस समय कश्मीर कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ थे, जिन्होंने रक्षा मंत्री को इस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी दी। इस हमले से सतीश दुआ काफी आहत थे और वे चाहते थे कि सीमा पार से हो रही इन हरकतों का जवाब सैन्य कार्रवाई से दिया जाए। उन्होंने रक्षा मंत्री से स्पष्ट कहा कि सर, यदि आपकी अनुमति मिले तो भारतीय फौज एलओसी पार कर आतंकियों और उनके ठिकानों का वह हश्र करेगी जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मनोहर पर्रिकर हर संभावना और पहलू को समझना चाहते थे। उन्होंने सतीश दुआ से कहा कि इस सैन्य ऑपरेशन में सीमा पार के किसी आम नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और साथ ही मिशन पर जाने वाले किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं जानी चाहिए। इस पर सतीश दुआ ने उत्तर दिया कि आम नागरिकों की सुरक्षा का भरोसा तो दिया जा सकता है, लेकिन युद्ध के मैदान में सिपाहियों के जीवन की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। जेमिनाई सेड अपने वीर जवानों की शहादत से व्यथित रक्षा मंत्री भी अब आतंकियों का समूल विनाश चाहते थे। गहन विचार विमर्श के पश्चात उन्होंने मराठी में केवल एक शब्द कहा, बरोबर, ठीक है। जनरल दुआ के लिए यह संकेत पर्याप्त था। अब बस सरकार के अंतिम आदेश की प्रतीक्षा थी। इस बीच सेना ने प्रतिशोध की तैयारियां तेज कर दी। चूंकि हमलावर पाकिस्तान से आए थे, इसीलिए भारत सरकार ने पहले कूटनीतिक जवाब मांगा। 21 सितंबर 2016 को तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकर ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब कर उरी हमले में उनके शामिल होने के साक्ष्य सौंपे, परंतु पाकिस्तान ने हमेशा की तरह इस घटना में अपना हाथ होने से साफ इनकार कर दिया। बातों से न मानने वाले पाकिस्तान को अब उसकी ही भाषा में समझाने का निर्णय लिया जा चुका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग के साथ एक उच्च स्तरीय आपातकालीन बैठक की। इस सभा में संकल्प लिया गया कि भारतीय सेना सीमा पार जाकर अपने जवानों के बलिदान का प्रतिशोध लेगी। सरकार से पूर्ण अनुमति मिलने के बाद सेना प्रमुख सर्जिकल स्ट्राइक के लिए आवश्यक खुफिया जानकारी एकत्र करने में जुट गए। पिछले 25 वर्षों में भारतीय सेना ने पीओके में एक मजबूत इंटेलिजेंस नेटवर्क तैयार किया था, जिसकी अहमियत उरी हमले के बाद और बेआरेच गई थी। वहां की हर गतिविधि की सटीक सूचनाएं लगातार भारत पहुंचने लगीं। इस दौरान अधिकारियों को यह डर भी था कि कहीं 26 नवंबर की तरह इस बार भी दुश्मन को भारत की रणनीति और हमले के समय का पता न चल जाए। दुश्मनों के ठिकानों की पूर्ण जानकारी मिलने के बाद 9 पैरा और 4 पैरा स्पेशल फोर्स के 25 जांबाज कमांडोज को सीमा पार इस मिशन के लिए चुना गया। साथ ही लगभग 150 कमांडोज को एलओसी के इस पार बैकअप के तौर पर तैनात किया गया, ताकि किसी भी अनहोनी की स्थिति में वे मोर्चा संभाल सकें। इन यूनिट्स को विशेष रूप से पहाड़ी युद्ध, माउंटेन वॉरफेयर और आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। कमांडोज को दुश्मन की रडार और नजरों से बचकर आगे बढ़ने, एलओसी पर गश्त कर रहे सैनिकों को चकमा देने और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में सतर्कता से चलने के लिए हाई एल्टीट्यूड नेविगेशन जैसी जटिल तकनीकों का अभ्यास कराया जाने लगा। भारत इस पूरे मिशन में अत्यधिक सतर्कता बरत रहा था, इसलिए इस ऑपरेशन को न तो कोई नाम दिया गया और न ही कोई गुप्त कोड। जानकारी लीक होने के डर से सेना ने इतनी सावधानी बरती कि तैयारी के दौरान किसी भी अधिकारी को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने की अनुमति नहीं थी। यदि कहीं डायग्राम की आवश्यकता पड़ती तो उसे तुरंत बनाकर मिटा दिया जाता। इसके बाद पीओके की भौगोलिक परिस्थितियों को समझने के लिए मानचित्रों के माध्यम से मॉक एक्सरसाइज शुरू की गई। उरी हमले के महज एक सप्ताह के भीतर भारतीय जांबाज पूरी तरह तैयार थे और अब उन्हें केवल अंतिम आदेश का इंतजार था। आर्मी चीफ एक सही अवसर की तलाश में थे। उस समय संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र चल रहा था और 25 सितंबर को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का संबोधन होना था, जिसके कारण ऑपरेशन को 3 दिन के लिए टाल दिया गया। 26 सितंबर की रात को सीमा पार करने का अभ्यास किया गया और जवानों को उन लॉन्च पैड्स पर ध्यान केंद्रित करने को कहा गया, जहां से पाकिस्तान वर्षों से आतंकियों को भारत भेज रहा था। भारतीय खुफिया एजेंसियां इन ठिकानों पर एक हफ्ते से नजर रखे हुए थीं। कुछ लॉन्च पैड्स एक दूसरे से मात्र 500 मीटर की दूरी पर थे, जिन्हें आईएसआई और पाकिस्तानी सेना संचालित कर रही थी।
जांच में पता चला कि इन ठिकानों के पास पाकिस्तानी सेना की 8 चौकियां भी हैं, जहां उरी हमले के वक्त काफी हलचल थी, लेकिन बाद में सन्नाटा छा गया था। भारतीय सेना उन्हें फिर से सक्रिय होने का मौका नहीं देना चाहती थी। लगातार अभ्यास के बाद अंततः 28 सितंबर की रात को सर्जिकल स्ट्राइक के लिए चुना गया। इस मिशन की जानकारी सरकार और सेना के केवल कुछ ही खास लोगों तक सीमित थी। भारत की दो अलग-अलग यूनिट्स को पीओके के भीतर लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर एक साथ हमला करना था। कमांडोज को हेलीकॉप्टर के जरिए एलओसी के समीप उतारा गया। भिम्बेर, केल, हॉट स्प्रिंग और लीपा जैसे क्षेत्रों में स्थित 7 लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया गया, जो सीमा से करीब 3 किलोमीटर अंदर थे। वहां घुसते ही यूनिट्स को अलग-अलग टीमों में बंटकर लक्ष्य की ओर बढ़ना था। ऑपरेशन से पहले कुछ रिकॉन्सेंस रेकी पार्टियों को आगे भेजा गया था, ताकि वे मुख्य टीम के लिए सुरक्षित रास्ता सुनिश्चित कर सकें। पहले लगा कि वे रात तक लौट आएंगे, लेकिन मिशन शुरू होने पर उन्हें मुख्य टीम के साथ मिलकर आगे बढ़ने का आदेश मिला। इससे टीम की ताकत और समन्वय और भी बढ़ गया। 28 सितंबर की रात 8:30 पर पैरा एसएफ की दोनों टुकड़ियां पीओके में दाखिल हुईं। 4 पैरा के जवानों ने कुपवाड़ा सेक्टर से और 9 पैरा के जवानों ने पुंछ सेक्टर से सीमा पार की। सभी कमांडोज टैवर असॉल्ट राइफल, M4 कार्बाइन, स्नाइपर राइफल्स और नाइट विजन डिवाइस जैसे आधुनिक हथियारों से लैस थे। उनके हेलमेट पर लगे कैमरे और साथ चल रहे ड्रोन के जरिए मिशन की लाइव मॉनिटरिंग कमांड सेंटर से की जा रही थी। पकड़े जाने के डर से उन्हें रेडियो कम्युनिकेशन के बजाय शॉर्ट रेंज वॉकी टॉकी इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए थे। कमांडोज इतने उच्च स्तर के प्रशिक्षित थे कि विषम परिस्थितियों में भी उनका आपसी तालमेल सटीक बना रहा। कुछ दूर बढ़ाने के बाद पहली यूनिट एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां से लक्ष्य तक पहुंचने के दो मार्ग थे। एक रास्ता छोटा था, किंतु वह एक बस्ती के अत्यंत समीप से गुजरता था, जबकि दूसरा मार्ग लंबा और अधिक सुरक्षित था। इसकी सूचना तुरंत कमांड सेंटर को दी गई। वहां मौजूद अधिकारी सही रास्ते के चुनाव को लेकर कुछ पल के लिए असमंजस में थे। समय कम था और निर्णय शीघ्र लेना था, इसलिए अंततः लंबे रास्ते को प्राथमिकता दी गई। डर यह था कि यदि गांव वाले रास्ते पर एक कुत्ता भी भौंक देता तो पाकिस्तानी सेना को भारतीय कमांडोज की मौजूदगी का आभास हो जाता और पूरा मिशन विफल हो सकता था। इसके पश्चात सभी जांबाज पैदल ही दूसरे मार्ग पर आगे बढ़े और जल्द ही एक घने जंगल में पहुंच गए। यह क्षेत्र अत्यंत खतरनाक था, क्योंकि यहां आतंकियों ने जमीन के भीतर बारूदी सुरंगें माइंस बिछा रखी थीं। कठिन हालातों के बावजूद कमांडोज अत्यंत सावधानी से एक एक कदम रख रहे थे। उनके मन में बस अपने साथियों के बलिदान का प्रतिशोध लेने की ज्वाला जल रही थी। जब वे अपनी पोजीशन लेने की कोशिश कर रहे थे, तभी पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट की ओर से इलाके की निगरानी के लिए इल्यूमिनेशन राउंड्स फायर किए गए। अचानक चारों ओर रोशनी फैल गई और भारतीय कमांडोज जहां थे वहीं बुत बनकर रुक गए। उन्हें भय था कि यदि वे इस रोशनी में देख लिए गए तो उन्हें बिना सही पोजीशन के ही हमला शुरू करना पड़ डरेगा। सौभाग्य से यह पाकिस्तान की एक नियमित फायरिंग थी, जो वे हर रात संभावित खतरों को भांपने के लिए करते थे। फायरिंग रुकने के बाद भी यूनिट कमांडर ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20 मिनट और प्रतीक्षा की। इसके बाद पहली यूनिट दो समूहों में बंटकर अपने अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ी। रात के सन्नाटे में जवानों के हौसले बुलंद थे। वे पेट के बल रेंगते हुए आतंकियों के लॉन्च पैड्स के बिल्कुल करीब पहुंच गए। भोर होने को थी और अंधेरा छंटने लगा था। अब लक्ष्य उनकी आंखों के ठीक सामने था। बस प्रतीक्षा थी तो कमांड सेंटर से मिलने वाले अंतिम संकेत की। जैसे ही भारत स्थित कमांड सेंटर से हमले की अनुमति मिली, पहली यूनिट के कमांडर ने नाइट विजन डिवाइस की मदद से पहरा दे रहे दो आतंकियों को पहचान लिया। दो कमांडोज ने वहीं से कवर फायर शुरू किया, ताकि उनके बाकी साथी बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सकें। जवान झुककर दौड़ते हुए और लगातार गोलियां बरसाते हुए आतंकी ठिकानों की ओर झपटे। उन्होंने एक साथ कई ग्रेनेड लॉन्च पैड्स पर दागे, जिससे कुछ ही मिनटों में कई आतंकी ढेर हो गए। बाकी बचे आतंकवादियों को संभलने का कोई अवसर दिए बिना कमांडोज ने आधे घंटे के भीतर सबका सफाया कर दिया। इसी बीच पहली यूनिट की दूसरी टीम अपना काम पूरा कर लौट रही थी। तभी उन्होंने देखा कि दो आतंकी पीछे से छुपकर भारतीय सैनिकों पर घात लगाकर हमला करने की फिराक में है।
अपने साथियों की रक्षा के लिए वे तेजी से दौड़े और आतंकियों के नजदीक पहुंच गए। आतंकियों ने भी उन्हें देख लिया और जैसे ही अपनी AK-47 उठानी चाही, उससे पहले ही भारतीय जांबाजों ने अपनी बरेटा 9 mm पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग कर उन्हें मिट्टी में मिला दिया। पहली यूनिट अपने मिशन में पूरी तरह सफल रही। टीम लीडर ने जब अपने सभी साथियों की गिनती की, तो पाया कि हर एक कमांडो पूरी तरह सुरक्षित था। पाकिस्तान की ओर से जवाबी कार्रवाई की आशंका को देखते हुए पहली यूनिट के सभी कमांडोज शीघ्र ही भारतीय सीमा में सुरक्षित लौट आए। कमांड सेंटर में मौजूद लेफ्टिनेंट जनरल निम्बोरकर, लेफ्टिनेंट जनरल हुडा और लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ अपने जवानों की कामयाबी से उत्साहित थे, किंतु उन्हें अभी दूसरी यूनिट की प्रतीक्षा थी। दूसरी यूनिट को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पीओके में काफी गहराई तक जाना पड़ता था, जिसके कारण उन्हें ऑपरेशन शुरू करते समय सुबह हो गई थी। वे टुकड़ियों में बंटकर दुश्मन के प्रशासनिक बेस और कई लॉन्च पैड्स की ओर अत्यंत चतुराई से बरछ रहे थे। जैसे ही वे टारगेट के पास पहुंचे, उन्हें प्रवेश द्वार पर कुछ आतंकी पहरेदारी करते दिखे, जिन्हें आने वाले संकट का लेशमात्र भी आभास नहीं था। बिना क्षण गंवाए दूसरी यूनिट ने अपने घातक हथियारों से हमला बोल दिया। उनका उद्देश्य न केवल आतंकियों का सफाया करना था, बल्कि वहां मौजूद गोला बारूद के डिपो और ईंधन भंडार को भी नष्ट करना था। एक लॉन्च पैड के निकट रखे भारी मात्रा में डीजल और पेट्रोल पर जब भारतीय कमांडोज ने रॉकेट लॉन्चर दागा, तो वहां एक भीषण धमाका हुआ और बैरकों में आग लग गई, जिसमें कई आतंकी मौके पर ही मारे गए। धमाकों की गूंज से दूसरी बैरकों में छिपे आतंकी जाग तो गए, लेकिन अचानक हुए इस प्रहार से वे इतने बौखला गए कि संभलने के बजाय जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे और कमांडोज की गोलियों का शिकार बन गए। कुछ ही समय में दर्जनों आतंकियों और उनके ठिकानों को जमीन दोज कर दूसरी यूनिट ने अपना मिशन पूरा कर लिया। अब उन्हें वापस भारतीय सीमा तक 4 से 5 किलोमीटर का दुर्गम पहाड़ी रास्ता तय करना था। सूरज निकल आने के कारण दिन के उजाले में यह वापसी काफी चुनौतीपूर्ण थी। भारत में बैठे अधिकारी भी चिंतित थे कि कहीं पाकिस्तान अपनी वायुसेना का उपयोग न कर ले। इसी बीच वापसी के दौरान एक कमांडो का पैर लैंडमाइन पर पडीडीएच गया, जिससे 2 जवान घायल हो गए। हालांकि चोट गंभीर नहीं थी, इसलिए उन्हें सहारा देकर आगे बढ़ना जारी रखा गया। सीमा पर तैनात बैकअप टीम अपने साथियों का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसे ही कमांडोज एलओसी के समीप पहुंचे, पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी शुरू हो गई। बैकअप टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग कर पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे धकेल दिया, जिसमें उनके 2 सैनिक मारे गए। इस वीरतापूर्ण कार्रवाई के चलते दूसरी यूनिट भी सुरक्षित लौट आई। पूरे ऑपरेशन में भारत का कोई भी सैनिक शहीद नहीं हुआ। घायल जवानों को तुरंत श्रीनगर ले जाया गया, जहां वे उपचार के बाद स्वस्थ हो गए। उरी हमले के शहीदों का स्थान तो कोई नहीं भर सकता था, लेकिन इस प्रतिशोध से सेना को एक मानसिक तबाही और संतोष मिला। जब कमांडरों से मारे गए आतंकियों की संख्या पूछी गई, तो उन्होंने बद्धी सादगी से कहा कि उनका लक्ष्य ठिकानों को नष्ट करना था, लाशें गिनना नहीं। बाद में सैटेलाइट तस्वीरों से स्पष्ट हुआ कि इस ऑपरेशन में लगभग 38 से 40 आतंकी मारे गए थे। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इस सफलता पर पूरी टीम को बधाई दी। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने पाकिस्तान को इस कार्रवाई की सूचना देते हुए स्पष्ट किया कि भारत शांति चाहता है, परंतु उकसाने पर करारा जवाब दिया जाएगा। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने देश को बताया कि भारतीय सेना ने कल रात लॉन्च पैड्स पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। हालांकि सेना ने इसे कोई नाम नहीं दिया था, लेकिन मीडिया द्वारा दिया गया सर्जिकल स्ट्राइक नाम ही प्रसिद्ध हो गया। 26 जनवरी 2017 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इन वीर जवानों को कीर्ति चक्र और युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया, जिससे हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो गया।